जब इंडिया में कोई स्टूडेंट अपनी एजुकेशन स्टार्ट करता है या हायर एजुकेशन के लिए एक अच्छी फील्ड में, यानी एक, जैसे कि अभी देखो हर कोई इंडिया में आईआईटी कर रहा है, जैसे कि नीट की प्रिपरेशन कर रहा है, जैसे कि मेडिकल फील्ड के लिए या कोई भी अदर फील्ड हो जिसमें एक हायर एजुकेशन लेके एक फैमिली को स्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, देखो हर कोई मिडिल क्लास फैमिली जो है वो कहीं ना कहीं स्ट्रगल करके अपने बच्चों को एक अच्छी पोजीशन पे देखना चाहती है। ठीक है, देखो हर कोई चाहेगा कि अपने बच्चे एक अच्छी पोजीशन पे एक अच्छी मंथली अर्निंग करे। ठीक है, तो उस हिसाब से फर्स्टली वो एजुकेशन उस हिसाब की लेगा। तो उसके लिए उसको क्या क्या दिक्कतें आ सकती है, देखो इंडिया में हो या कहीं पे भी हो, एजुकेशन मस्ट है, एजुकेशन के अलावा कुछ नहीं है, आपको भी पता है। लेकिन देखो जब एजुकेशन के लिए आप पूरी कोशिश करते हो, पूरी जान लगा के, आप पूरी 1 साल की मेहनत और आपका जो भी सारी मेहनत करते हो, लेकिन कहीं ना कहीं देखो एजुकेशन में ऐसा हो गया है कि अभी इतने पार्टिसिपेंट्स हो गए हैं कि सीट्स कम पड़ रही है। ठीक है, तो जो बढ़ता कंपटीशन है उसके कारण भी, और कम सीट के कारण भी, और यूनिवर्सिटी या कोई कॉलेज हो जिसमें आप जाना चाहते हो उसकी कहीं ना कहीं फीस जो है वो बहुत ज्यादा है। तो ये 2-3 रीजन हो सकते हैं कि आपका जो करियर है वो कहीं ना कहीं इन चीजों के लिए नहीं बन पा रहा। ठीक है, तो उसको ओवरकम करने के लिए आप कहीं ना कहीं गवर्नमेंट कॉलेज या यूनिवर्सिटी छोड़ के किसी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लेते हो। लेकिन जब आप ऐसे कोई प्राइवेट सेक्टर में एडमिशन लेने की सोचते हो तो होता ऐसा है कि उस यूनिवर्सिटी की या उस कॉलेज की फीस बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, और हाँ, आपको पता है इंडिया में क्या फीस चल रही है आजकल। ठीक है, तो इस हिसाब से आपकी जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है वो कहीं ना कहीं बिगड़ जाती है। ठीक है, तो आप वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को पूरा ओवरकम करके कैसे आपका वो एजुकेशन पूरा हो, इस बारे में इस वीडियो में अपन बात करेंगे। ठीक है, देखो कहीं ना कहीं मैंने भी ऐसी एक सोच रख के मैंने अनदर पाथ चूज किया था जो एमबीबीएस अब्रॉड का था। जो मैंने एमबीबीएस अब्रॉड का जो मेरा डिसीजन लिया वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा था, क्योंकि देखो जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था तब काफी काफी ज्यादा कंपटीशन था, और आज जो कंपटीशन चल रहा है वो भी काफी ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं मैं वो पाथ चेंज करके मैं एमबीबीएस अब्रॉड में लिया है और मेरा यहाँ अच्छा चल रहा है। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे भी बढ़ती फीस के कारण कहीं ना कहीं मेरी फीस जो है वो बढ़ रही है और मेरा थोड़ा फाइनेंशियल स्टेटस थोड़ा डगमगा रहा है। तो उसके लिए मैंने एक चीज़ की कि मैंने एजुकेशन लोन के बारे में सुना और उसकी प्रोसेस की और मैंने एजुकेशन लोन लिया है। ठीक है, तो इस वीडियो में ना अपन इसी चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि एजुकेशन लोन लेके आपकी एजुकेशनल जो भी चल रही है वो पूरी कैसे की जाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हे गाइस, मेरा नाम सचिन है और मैं कर रहा हूँ एमबीबीएस महाराष्ट्र स्टेट मेडिकल यूनिव्हर्सिटी रशिया से, आणि मी लातूर महाराष्ट्राचा आहे आणि मी 5th ईयरमध्ये आहे। तो गाइस देखो इस वीडियो में अपन बेसिकली बात करने वाले ओनली फॉर एजुकेशन लोन के बारे में। ठीक है, आपको एजुकेशन लोन कौन से बैंक से लेना चाहिए, किस इंटरेस्ट रेट पे लेना चाहिए, और एजुकेशन लोन के लिए कौन एलिजिबल है। ठीक है, उसका मॉर्चुरेशन पीरियड क्या होता है, रिपेमेंट कब करनी होती है। ठीक है, और कौन से टाइप के लोन होते हैं। ठीक है, इन सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में आप स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। ठीक है, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक ताकि कोई इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो फर्स्ट एजुकेशन लोन, देखो बेसिकली एजुकेशन लोन हर कोई नहीं लेता। ठीक है, कहीं ना कहीं मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास वाले लोग या फाइनेंशियली अनस्टेबल बोल सकते हैं जिसको फीस पेमेंट करने में थोड़ी सी दिक्कतें आ रही है। ठीक है, तो आप लोग वो एजुकेशन लोन कैसे ले। ठीक है, फर्स्ट तो एजुकेशन लोन लेने के लिए कोई बिग टास्क नहीं है, बिग एलिजिबल क्राइटेरिया नहीं है कि आपको यही किसी चीज़ों के लिए एलिजिबल होना है, आपके पास इतने पैसे भी होने चाहिए, इतना कोलेटरल्स भी होना चाहिए, तभी आपको एजुकेशन लोन मिलेगा, या आपको इसी यूनिवर्सिटी में पढ़ना है तभी लोन मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने ले रखा है, मैं आपको सिंपली हर चीज़ सिंपल तरीके से बता दूंगा। ठीक है, देखो एजुकेशन लोन के लिए हर कोई एलिजिबल है जिस स्टूडेंट ने 11th 12th 10th सारी एजुकेशन अपने इंडिया में कर रखी है। ठीक है, सिंपल, वो तो पता है। तो जब आप एजुकेशन के लिए लोन के लिए अप्लीकेंट बनते हो या अप्लाई करते हो तब आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है। देखो आपके सारी एजुकेशन मार्कशीट्स आपके पास होनी चाहिए, तो आप हर एजुकेशन लोन के लिए एलिजिबल हो। ठीक है, एलिजिबल क्राइटेरिया। सेकंड चीज अपन बात करते हैं कितने टाइप के लोन होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली गाइस लोन होते हैं दो टाइप के। ठीक, एक होता है सिक्योर्ड लोन और एक होता है अनसिक्योर्ड लोन। ठीक, तो बात करते हैं सिक्योर्ड लोन क्या होता है। देखो सिक्योर्ड लोन वो होता है जिसके लिए आपको कुछ कोलेटरल्स देने हैं बैंक को। ठीक, कोलेटरल्स क्या होता है, कोई चीज गिरवी रखना, सिंपली कोलेटरल। ठीक है, तो कोलेटरल लोन में होता ऐसा है, देखो उसका लोन अमाउंट होती है वो थोड़ी मीडियम होती है, नहीं थोड़ा ठीक ठाक मिल जा रहा है 10-15 लाख तक। सेकंड चीज ये होती है कि उसका जो इंटरेस्ट रेट होता है वो कम होता है। और तीसरी चीज ये होती है कि उसमें जो मॉर्चुरेशन पीरियड होता है जो आपको रिपेमेंट करना होता है वो एक कहीं ना कहीं ठीक ठाक मिलता है, जैसे 3-4 साल में आप उस जितना लोन लिया है उतना आप रिटर्न कर सकते हो। ये होता है सिक्योर्ड लोन। ठीक है, और जो अनसिक्योर्ड लोन होता है उसका ये चीज होती है कि उसमें आपके जो अप्लीकेंट हो, आप और मैं अप्लीकेंट हो, मेरे जो गार्जियन है उनका क्रेडिट स्कोर देखा जाता है,
उसकी फैमिली का जो भी ट्रांजेक्शन बैंकिंग अकाउंट का है वो सारे चेक किया जाता है, उसके हिसाब से आपको लोन दिया जाएगा। लेकिन अनसिक्योर्ड लोन में होता ऐसा है, कोलैटरल्स नहीं देने पड़ते, लेकिन उसका जो इंटरेस्ट रेट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो आप समझ सकते हो, एक तो लोन अमाउंट कम और इंटरेस्ट रेट ज़्यादा। तो बेसिकली जो भी एजुकेशन लोन हो या कोई भी लोन हो जो स्टूडेंट के लिए काम है, वो प्रेफर करते हैं कि सिक्योर्ड लोन हो, जो अनसिक्योर्ड ना हो, ठीक है। सिक्योर्ड में होता है कि अमाउंट भी ज़्यादा बढ़ती है, इंटरेस्ट रेट कम होता है, और जो रिपेमेंट का पीरियड होता है वो भी ठीक ठाक मिलता है। तो ये हो गया लोन का टाइप। तो आपको लेना कौन सा है? सिक्योर्ड लोन, जो हम स्टूडेंट के लिए बेनिफिट हो, ठीक है। थर्ड पॉइंट, तो थर्ड पॉइंट है कि कौन सी बैंक से आपको लोन लेना है, ठीक है। बैंक्स बहुत सारी है, आपको पता है, इतना बैंक हो गया है, या बैंक्स के भी जो भी ब्रोकर है, जो भी लोन देने वाले एजेंट्स है, वो तो आपको पता है हर जगह भरे पड़े, ठीक। लेकिन प्रेफर करना कि गवर्नमेंट बैंक से ही लोन ले। क्या होता है, गवर्नमेंट बैंक में आप जब लोन लोगे तो आपको इंटरेस्ट रेट कम मिलेगा, लेकिन दिक्कत बस इतनी ही कि जो प्रोसेस करते हैं गवर्नमेंट बैंक वाले, वो तो उनकी थोड़ी स्लो होती है, ठीक है। बस आपको बार बार बैंक जाना पड़ेगा, सर ये हो गया, सर वो हो गया, चेक करिए, इस बात से यही आपको काम थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी आपको एजुकेशन लोन बेस्ट गवर्नमेंट बैंक से ही मिलेगा। फिर भी बात करते हैं कौन से बैंक आपको लोन देती है, ठीक है। देखो, प्राइवेट सेक्टर में HDFC, ICICI, एक्सिस और दूसरी कोई भी बैंक ले लो, ये प्राइवेट बैंक है। इनमें लोन मिलता है, लेकिन इनका क्राइटेरिया ये है कि आप जब किसी यूनिवर्सिटी, किसी कॉलेज और किसी भी फील्ड में पढ़ाई करो, तो आपके फर्स्ट ईयर के स्टार्टिंग में ही आपको ये बैंक्स लोन देंगी, ठीक है। ये बैंक आपको आपके बीच ड्यूरेशन में, बीच कोर्स में आपको कोई एजुकेशन लोन नहीं देगी, ठीक है। कोशिश करना कि आप, अगर आपको लगता है कहीं ना कहीं आपको लोन ले लेना चाहिए, तो इस आपके कोर्स के स्टार्टिंग में ही इन बैंक में आप अप्लाई कर सकते हो। सेकंड चीज, गवर्नमेंट बैंक्स, PNB, पंजाब नेशनल, SBI एंड एक बैंक जो भी, ये दो बैंक्स ले लो, ठीक है। इनमें आपको कभी भी लोन मिल सकता है। बेसिकली SBI तो आपको कभी भी लोन प्रोवाइड करेगी, जब अगर आप उसके लिए एलिजिबल हो जाओगे, कोलैटरल्स दोगे, तो आपको कभी भी वो लोन प्रोवाइड करवा देगी। तो देखो, ये 5 बैंक्स हैं जिनमें आप अप्लाई कर सकते हो आपके हिसाब से, ठीक है। जिस बैंक में आपको इंटरेस्ट रेट कम मिले, मॉर्चुरेशन पीरियड ज़्यादा मिले, उस हिसाब से आप उस बैंक में आपका लोन सेंक्शन करवा सकते हो, ठीक है। फोर्थ पॉइंट, ये जो मॉर्चुरेशन पीरियड है वो क्या होता है। देखो, जब आप किसी बैंक में लोन के लिए अप्लाई करते हो, ठीक है, तब से लेके आप जब लोन रिपेमेंट करोगे, उस ड्यूरेशन को बोलते हैं मॉर्चुरेशन पीरियड, ठीक है। लेकिन जो आपके अमाउंट पे इंटरेस्ट लग रहा होता है, वो आपका कोर्स खत्म होने के बाद प्लस 1 ईयर। बेसिकली देखो, ऐसा होता है, मेरा अगर मैं MBBS अब्रॉड में कर रहा हूँ, तो मेरा यहाँ कोर्स है 6 ईयर का, ठीक है, प्लस 1 ईयर वो लोग खुद देंगे कि आप फाइनेंशियली स्टेबल हो, आप किसी जॉब पे, जब तक आप जॉब पे लगो तब तक के लिए वो आपके लिए 1 ईयर आपके लिए है फ्री। देखो, 6 ईयर मेरा कोर्स ड्यूरेशन प्लस 1 ईयर मेरे जॉब और मेरे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए, 7 ईयर। उसके बाद जितना बैंक आपको ड्यूरेशन दे रही है, लाइक 3 ईयर, 4 ईयर, ये सारे लगभग 10 ईयर। जो ये 10 ईयर है, इसको बोलता है आपका पूरा मॉर्चुरेशन पीरियड, ठीक। लेकिन आपको इंटरेस्ट लगेगा तभी जब आपका कोर्स खत्म होकर आप जॉब पे लगोगे, उसके बाद, ठीक है, ये हो गया मॉर्चुरेशन पीरियड। देखिए, अब इंटरेस्ट रेट, किस इंटरेस्ट रेट पे आपको लेना चाहिए, ठीक है। सिंपली देखो, एक 5% इंटरेस्ट रेट का आपकी जो लोन अमाउंट है उस पर कितना ज्यादा फर्क पड़ता है, ठीक है। इवन अगर आपको क्या होता है, जब किसी बैंक में आप अप्लाई करते हो, तो बेसिकली बैंक ये करती है कि आप कोलैटरल्स क्या दे रहे हो, ठीक है। क्योंकि विदाउट कोलैटरल्स तो बैंक आपको लोन देगी ही नहीं, ठीक है, आपके पास कितना भी कुछ हो। लेकिन जब आप लोन बैंक से ले रहे हो, तो आपको बैंक कोलैटरल मांगेगी। तो कोलैटरल्स में क्या दे सकते हो, आपका होम लोन हो गया, या ओपन लैंड हो गया, जैसे प्लॉट हो गया। तो ये चीजें बैंक आपसे लेगी, ठीक। लेकिन जब आप कोई चीज कोलैटरल्स के तौर पे देते हो, तो कोलैटरल्स जो वैल्यूएशन है, करंट वैल्यूएशन, उसके ही 50 to 60% बैंक आपको लोन देगी, ठीक है। बेसिकली होता है ऐसा है, अगर आपके पास कोई प्लॉट है या कोई प्रॉपर्टी है जिसकी वैल्यूएशन 50 लाख है, और आप बैंक को आपको कोलैटरल्स के तौर पे दे रहे हो कि मेरी कोलैटरल्स है और इस बेसिस पे मेरे को आप एजुकेशन लोन दीजिए, तो बैंक ये करेगी कि आपको 50 लाख वैल्यूएशन है, इसके बेसिस पे आपको 50 लाख की वो लोन नहीं दे देगी। वो ये करेगी, उसके आधा 50% to 60% वो आपको लोन देगी, ताकि अगर आप इन फ्यूचर बाय चांस आपको इन फ्यूचर आपको लोन नहीं रिपेमेंट कर पाओ, नहीं पे कर पाओ बैंक को, तो बैंक को आपको जब्त कर लेगी, क्योंकि तब तक का इंटरेस्ट रेट और उसकी वैल्यूएशन बढ़ती हुई देख के बैंक आपका वो पूरा जब्त कर सके, इस हिसाब से वो 50 to 60% देगी, ठीक है। तो कोशिश ये करना कि किसी बैंक से आप अगर लोन लो, तो बस एक सर्टेन अमाउंट तक लो, ताकि इन फ्यूचर आप जब रिपेमेंट कर पाओ तो आपको कोई दिक्कत ना आए। जैसे कि 10 लाख to 15 लाख इनफ है, ठीक है। बाकी तो आप जोड़ ही चुके होंगे आपकी एजुकेशन के लिए, ठीक है। तो 10 से 15 लाख आपको इनफ है एजुकेशन लोन के तौर पर, ठीक है। तो ये हो गया बैंक किस इंटरेस्ट पर लेना चाहिए। अभी बात करते हैं डॉक्यूमेंटेशन। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि डॉक्यूमेंटेशन, विदाउट डॉक्यूमेंटेशन आपको पता है कोई चीज नहीं मिलने वाली और कोई चीज नहीं होगी, ठीक है। तो बेसिक चीज पे बात करते हैं कि डॉक्यूमेंटेशन क्या चाहिए। देखो, डिपेंड करता है कि आप कहाँ पढ़ रहे हो, कहीं पे भी पढ़ो, किसी भी एजुकेशन फील्ड में पढ़ो, लेकिन होता यह है कि जब आप किसी चीज के लिए अप्लाई करो, तो फर्स्ट आपको एक लेटर या
एप्लीकेशन लेटर फिल करना पड़ेगा। देखो बेसिकली जब मैंने लिया था तब विद्या लक्ष्मी एसबीआई का जो ऑफिशियल पोर्टल है, या किसी भी बैंक में आप जब अप्लाई करो तो विद्या लक्ष्मी पोर्टल के थ्रू ही अप्लाई करना पड़ता है। तो उस पोर्टल पे आप जब एप्लीकेशन करो तो उस पोर्टल में आपको एप्लीकेशन करके आपके जो डॉक्यूमेंट चाहिए, जिस यूनिवर्सिटी में जिस कॉलेज में आप पढ़ रहे हो, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। सिंपली इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। देखो फर्स्ट आपका एप्लीकेशन लेटर, सेकंड एप्लीकेंट यानी मैं या जो लोन लेना चाहता है, ठीक। सेकंड को एप्लीकेंट, को एप्लीकेंट होता वो है जो अपने लोन के लिए प्रॉपर्टीज कोलैटरल्स के तौर पे दे रहा है, यानी ठीक है, अगर मेरे पापा के नाम पे कोई प्रॉपर्टी है और वो मैं पापा की प्रॉपर्टी कोलैटरल के तौर पे बैंक को दे रहा हूँ ताकि मुझे एजुकेशन लोन मिले, तो मेरे पापा हो गए कोएप्लीकेंट, ठीक है। तो एप्लीकेंट, कोएप्लीकेंट प्लस अभी देखो एजुकेशनल में क्या क्या चाहिए डॉक्यूमेंट, देखो आपकी जितनी ही मार्कशीट हो, 10th 11th 12th नीट, अगर जेई कर रहे हो तो जेई का, किसी फील्ड में जाओ तो उस चीज का जो क्वालिफाइंग आपने किया है, जो एग्जाम क्वालिफाई आपने की है उस फील्ड में जाने के लिए उसका मार्कशीट, प्लस जिस फील्ड में पढ़ रहे हो, एज मैं मेडिकल में पढ़ रहा हूँ तो मेरी मेडिकल ट्रांसक्रिप्ट, अगर इंजीनियरिंग पढ़ रहा है तो इंजीनियरिंग की ईयर्स की ट्रांसक्रिप्ट, ठीक है। ये मार्कशीट हर ईयर की चाहिए, ठीक है। विदाउट मार्कशीट कुछ नहीं होगा, ठीक है। मार्कशीट आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्कशीट हर ईयर की लगेगी। सेकंड चीज आपका एजुकेशनल फीस स्ट्रक्चर, जिस भी यूनिवर्सिटी में आप पढ़ो, जिस भी कॉलेज में पढ़ो, उसकी एजुकेशनल फीस कितनी है। देखो एजुकेशन लोन में हॉस्टल फीस प्लस अदर एक्सपेंस इंक्लूड नहीं होता, तो उन चीज़ों को भूल जाओ। बस यूनिवर्सिटी की फीस जो है वो आपको बैंक लोन के तौर पे देगी, ठीक है। फोर्थ पॉइंट, जो भी मॉर्गेज या कोलाट्रल आप दे रहे हो उसके डॉक्यूमेंटेशन विद रजिस्ट्री। देखो रजिस्ट्री हर जगह होती है, आपको पता है रजिस्ट्री चीज़ क्या है, तो वो रजिस्ट्री करवा के बैंक के नाम पे वो रजिस्ट्री करवा के आपको डॉक्यूमेंट्स सबमिट करवाने हैं। तो जब ये सारी चीज़ें करके बैंक को आप सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करते हो, कुछ बॉन्ड्स भी देने होते हैं, कुछ देखो बॉन्ड्स, ब्लैंक बॉन्ड्स जिस पे आप सिग्नेचर विग्नेचर आपके पापा की ये कुछ देने होते हैं, ज़्यादा होता है वो चीज़ें आप जब बैंक को इंक्वायरी करोगे तो आप बैंक बता देगी, ये सिंपल चीज़ है। इसके बाद देखो ये हो गया प्रोसीजर डॉक्यूमेंटेशन। इसके बाद जब बैंक आपको फाइनली जब बैंक आपको फाइनली लोन सेंक्शन करवाने के लिए बुलाएगी तब आपको 2-3 चीज़ें पूछेगी। देखो जैसे कि जब मेरे को पूछा था वही चीज़ें बताऊंगी, हो आपको यही सेम चीज़ें मिले या पता नहीं, अभी अलग चीज़ें हो गई होगी। लेकिन देखो जब मेरा सेंक्शन हो रहा था तब उन लोगों ने कहीं ना कहीं रशिया में कुछ स्टूडेंटों को लोन दे रखा था, ठीक है। लेकिन दिक्कत ये थी कि तब वॉर चल रहा था, तो सेंक्शन के कारण अपने इंडियंस कार्ड या नहीं चल रहे थे या जो भी अकाउंट से ब्लॉक थे। तो उन लोगों ने मेरे को सिंपल बात ये बोली थी कि देखो बेटा हमने रशिया में लोन दे रखा है लेकिन कहीं ना कहीं स्टूडेंटों को दिक्कतें आ रही है कि हम डायरेक्ट पेमेंट नहीं कर पा रहे, तो उसमें दिक्कतें हैं। तो उन लोगों ने मेरे को कुछ सोल्यूशन दिए थे, कि कुछ वेज दिए थे कि तुम ऐसे कर सकते हो तो वी कैन सेंक्शन योर लोन, ठीक है। देखो फर्स्ट चीज ये कि जब लोन के कारण आपने कोई बैंक नहीं अलाउ चल रहे थे तो बैंक टू बैंक ट्रांसफर नहीं हो पा रहा था। सेकंड चीज ये थी कि या तो आप खुद पेमेंट करो, ठीक है, आप कुछ जुगाड़ करो, पेमेंट करो यूनिवर्सिटी को, यूनिवर्सिटी की रिसिप्ट है वो हमें भेजो, तो हम आपका जो लोन अमाउंट है रीडिसबर्समेंट कर देंगे आपकी को एप्लीकेंट के अकाउंट में, ठीक है। तो देखो ये जो दो वेज है ये ठीक है, ये काफी अच्छे है। देखो स्टार्टिंग में होता है जब बैंक टू बैंक ट्रांसफर तो ईजी था, लेकिन अभी सेंचुरी के कारण वो नहीं हो पा रहा, तो सेकंड तो ठीक ही है ना, सेकंड ऑप्शन। तो सेकंड ऑप्शन ये था कि आप खुद पेमेंट करो, फिर उसके बाद जो पेमेंट की रिसिप्ट है यूनिवर्सिटी की वो बैंक को भेज दो, तो बैंक आपकी वो वेरीफाई करेगी आपने पे कर दिया है, तो आपकी जो अमाउंट है जितनी आपने यूनिवर्सिटी को पे की है उतनी ही अमाउंट आपको अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर देगी। सिंपल था, तो मैंने सेकंड ऑप्शन चूज किया। तो अभी हर साल मैं वही अप्लाई करता हूँ, मैं खुद मेरी यूनिवर्सिटी में जाके पेमेंट करता हूँ, यूनिवर्सिटी की रिसिप्ट बैंक को भेज देता हूँ, बैंक मेरे पापा के अकाउंट में लोन अमाउंट रिजर्वेशन कर देती है, रिपेमेंट कर देती है, ठीक है। तो ये सारी प्रोसेस थी लोन की, तो आप ऐसे करके लोन ले सकते हो, ठीक है। अभी इसमें एक एमबीबीएस अब्रॉड में जो चल रहा है सबसे बड़ा झोल, उसके बारे में बात करता हूँ, ठीक है। देखो एमबीबीएस अब्रॉड में जब आप किसी कंसल्टेंट या किसी को भी मिलते हो तो वो ये बोलते हैं कि हम आपको लोन दिला देंगे। देखिए दे लोन कोई नहीं दिलाता भाई, विदाउट बैंक आपको लोन दिला ही नहीं सकता। कोई कंसल्टेंसी या कोई एजेंट जब आपको बोलता है कि हम आपको लोन दिला देंगे, तो वो यही कर सकते हैं कि यूनिवर्सिटी से कोई डॉक्यूमेंट निकाल के आपको देंगे, या प्राइवेट सेक्टर में उनके कोई पहचान की बैंक होगी, कोई मैनेजर होगा, कोई होगा, तो उसके थ्रू कुछ हाई इंटरेस्ट रेट पे, क्योंकि देखो जब कोई एजेंट आपको लोन दिलाने की बात करता है तो उसका भी कमीशन होता है, बी अवेयर ऑफ दिस, ठीक है। कोई बिना इंटरेस्ट के आपका कोई काम करवा के नहीं देगा। अगर आपको 10 या 15 लाख का लोन मिल रहा है तो कम से कम 2 से 3 लाख रुपए उसका बनता है, तो कहीं ना कहीं से आपसे निकाल ही देगा, ये लग रहा है वो लग रहा है मॉर्गेज ये वो, ठीक है, तो कहीं ना कहीं से निकालेगा। तो इस चीज से बचे, कोई एजेंट कोई कंसल्टेंसी बैंक से आपको लोन दिला नहीं सकती, वो आपको बस हेल्प करवाएगा। अगर बैंक का कोई वो लिंक दे रहा है किसी पर्टिकुलर बैंक में जाओ तो उस बैंक में ना जाए, आपके 2-3 लाख रुपए बच जाएंगे, वही एक ईयर की फीस आपकी हो जाएगी, ठीक है। तो ये रही सारी बातें। एजुकेशन को आप कंसल्टेंसी का रेफर दे रहे हो कि मैं इस कंसल्टेंसी के थ्रू इस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूँ, तो वो बैंक आपको वहाँ एक चीज में फंसा सकती है। देखो होता है, मेरे को भी पूछा गया था क्वेश्चन, मैं भी आपको ये बता रहा हूँ
कि अगर आप किसी कंसल्टेंसी का बैंक को नाम दोगे कि मैं इस कंसल्टेंसी से गया हूँ, मैं इसके थ्रू गया हूँ, तो बैंक आपको सिंपल बोलेगी कि उस कंसल्टेंसी का हमें पूरा डाटा दो। अगर उसके थ्रू आप गए हो तो हम उन्हीं के अकाउंट में रजिस्टर कर अकाउंट में पैसे डालेंगे और वो आपकी यूनिवर्सिटी में डालेंगे, ठीक है। तो थर्ड पर्सन इन्वॉल्व हो जाएगा। तो बेटर है कि आप अगर आप किसी भी बैंक में जाके एजुकेशन लोन के लिए बोलो तो बोलना कि मेरा एक कज़न पढ़ता था तो मैं डायरेक्ट गया हूँ, एजेंसी या कंसल्टेंसी से मेरा कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। इससे होगा ये कि देखो, अगर आप किसी पर्टिकुलर टाइम पे अगर बैंक को लोन के लिए अप्लाई करोगे, वो किसी पर्टिकुलर टाइम के बाद कंसल्टेंसी को पे करेगी, एजेंसी को पे करेगी, फिर एजेंसी आपके यूनिवर्सिटी को पे करेगी। तो देख रहे हो, जहाँ डायरेक्ट जाना चाहिए वहाँ एक स्टॉप लेके पैसा जाएगा। तो कहीं ना कहीं एक चीज़ बच जाएगी, आपका पैसा भी सेफ रहेगा, ठीक है। तो गाइज ये था सारी चीज़ें एजुकेशन लोन के बारे में, ठीक है। अगर आपको इनके भी इसके भी आगे कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी, ठीक है। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।